हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं खबरों के मेन्यू में आज क्या क्या खास है। सबसे पहले बात बाबा साहब आंबेडकर की करेंगे, जिनके मान अपमान पर सियासी लड़ाई अगले 2 दिन में खुलकर सड़क पर आने वाली है। पार्टियों में होड़ मच गई है। विपक्ष ने विरोध का कैलेंडर बना लिया है। बीजेपी भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसके बाद घुसपैठियों की बात होगी, जिनका मुद्दा महाराष्ट्र झारखंड के बाद दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। दिल्ली में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी चुपके से वोट दे देंगे पता नहीं, लेकिन यह तय है कि पार्टियां उनके नाम पर फिर से वोट मांगेंगी। इसके बाद महाराष्ट्र की खबर देंगे, जहां पर मराठी वर्सेस गैर मराठी का जुन्न फिर बोतल से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठाणे में 2 लोगों के झगड़े ने मुंबई में बैठे नेताओं को फिर से मुद्दा दे दिया। अब कौन कौन इसमें हाथ तापने की कोशिश में है, ये दिखाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी होंगी, लेकर चलेंगे रूस। वहां की वीडियो दिखाएंगे जिन्होंने दुनिया को 9/11 की याद दिला दी। रूस के खजान में 2 बड़ी इमारतों से एक के बाद एक 6 ड्रोन टकराए और फिर धमाका हुआ। रूस का कहना है कि यह यूक्रेन का आतंकी हमला है। सवाल है कि 9/11 के रिहर्सल पर पुतिन का जवाब अब क्या होगा। और आखिर में हम आपको राजस्थान की छोरी से मिलवाएंगे, उसकी बॉलिंग की रफ्तार दिखाएंगे। मास्टर ब्लास्टर ने सुशीला को जहीर खान यूं ही नहीं कहा। सचिन तेंदुलकर के इस कमेंट के बाद सुशीला सनसनी बन चुकी हैं सोशल मीडिया पर। तमाम और भी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर है, जहां पर 1 हफ्ते के बाद महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हो रहा है। फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे गृह मंत्रालय, यह जानकारी सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय रहेगा और अजित पवार के पास रहेगा वित्त मंत्रालय। आपको बताते चले, गृह मंत्रालय को लेकर लगातार पसुपेश था कि फडणवीस अपने पास रखेंगे या फिर सहयोगी पार्टियों को देंगे। अब यह साफ हो गया है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। इसके पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे, होम मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास ही रखी थी। एकनाथ शिंदे के लिए उम्मीद की जा रही थी कि एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी ओर से ऐसा किया गया और यह बड़ी जानकारी, जबकि अजित पवार के पास रहेगा वित्त मंत्रालय। पहले भी इस भूमिका में आप अजित पवार को देख चुके हैं। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, जो खबर लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, तकरीबन अभी तक विभागों के बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो वैसा ही है। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय पास रखेंगे, शिंदे के पास शहरी विकास, अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय। और क्या बड़ी जानकारी गणेश देंगे आप? बिल्कुल चित्रा, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है और यही खबर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताई थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही गृह मंत्रालय रखेंगे और रेवेन्यू उनके पास यानी भाजपा के पास रहेगा और शिंदे को उनके त्याग के लिए अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ हाउसिंग और पीडब्ल्यूडी मिलेगा। हाउसिंग, पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, ये एकनाथ शिंदे अपने पास उन्होंने रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास गृह मंत्रालय, ऊर्जा, इसके पास अलावा लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहता है वो उनके पास रहा है। अजीत पवार के पास फाइनेंस रहा है। कई अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार को फाइनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन एबीपी न्यूज ने ये खबर दिखाई थी कि अजीत पवार फाइनेंस, वित्त मंत्रालय उनके पास ही रहेगा। उसके अलावा अजीत पवार ने अपने पास प्लानिंग और स्टेट एक्साइज भी रखा है। स्टेट एक्साइज की खबर भी न्यूज ने दिखाई थी कि स्टेट एक्साइज ये शिवसेना के कोटे का मंत्रालय था, क्योंकि शिवसेना को भाजपा हाउसिंग दे रही थी, तो उस वजह से ये स्टेट एक्साइज मंत्रालय ये एनसीपी को जाएगा और एनसीपी की तरफ से अजीत पवार ने अपने पास को रखा है। एक बड़ा उलटफेर हम कह सकते हैं, या एक बड़ा चेहरा जो लगातार महाराष्ट्र की सियासत में भाजपा की तरफ से लड़ता आ रहा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जो देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में 14 से 19 तक ऊर्जा मंत्रालय संभालते थे, इस बार उनको उनका हम कह सकते हैं कि उनको प्रमोशन हुआ है
उनको रेवेन्यू दिया गया है। रेवेन्यू ये राधा कृष्ण विखे पाटिल भाजपा के नेता जो कांग्रेस से आए थे उनको दिया गया था, वो गद्दावर नेता है, लेकिन अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये चंद्रशेखर बावनकुले के पास जाएगा और राधा कृष्ण विखे पाटिल को वाटर रिसोर्सेज दिया गया है। इसके अलावा हसन मुशर्रफ को मेडिकल एजुकेशन दिया गया है, चंद्रकांत पाटिल को हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन दिया गया है, गिरीश महाजन जो बड़े नेता और देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी माने जाते हैं उनको वाटर रिसोर्सेज विदर्भ तापी कोंकण डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है। इसके अलावा गणेश नाइक जो बाला साहेब ठाकरे के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, नवी मुंबई के बड़ा नाम है, बिल्कुल उन्हें पहली बार अब मंत्रालय मिल गया, उन्हें वन मंत्रालय मिल रहा है। इसके अलावा जो पिछले कैबिनेट जिनके पास था लगभग उन्हीं को रिपीट किया गया है या उनके पास वही मंत्रालय दिया गया है। बस वित्त मंत्रालय, होम और हाउसिंग और यूडी को लेकर बातचीत चल रही थी जो सीएम और दोनों डीसीएम ने अपने पास रखा है। इसके अलावा नीतीश राणे जो पहली बार आए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मोर्चा की बात करते हुए एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट किया था भाजपा के लिए, उनको पहली बार कैबिनेट में लिया गया है, तो उनको फिशरीज और पोर्ट दिया गया है। तो ऐसे में कई बड़े नाम हैं। शिवेंद्र राजे भोसले जो राजघराने से आते हैं उनको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिया गया है और यहाँ इस बार माणिकराव कोकाटे को कृषि मंत्रालय दिया गया है, एग्रीकल्चर उनको दिया गया है। तो कुछ गणेश कृषि मंत्रालय एनसीपी के पास है। तो ये बड़ा जो एबीपी न्यूज बता रहा था इतने दिनों से कि यही होगा और वही हुआ है, लगभग वही नाम आए हैं और अपनी खबर पर मुहर अब खुद महाराष्ट्र शासन सरकार ने लगा दी। बिल्कुल एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। पहले ही गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी ने आपको जानकारी दी थी कि क्या क्या मंत्रालय किसको दिया जा सकता है और अब वही तस्वीर लगभग साफ हो गई है। खासतौर से उन 3 बड़े चेहरों को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे थे, तो मुख्यमंत्री और दोनों ही डिप्टी सीएम के पास कौन से मंत्रालय होंगे वो हमने आपको बता दिया है। फूंक फूंक कर इस बार मंत्रालयों के बंटवारे पर कदम यहां पर महायुति की ओर से बढ़ाया गया है। अब आगे अगले 5 सालों के लिए महाराष्ट्र को ले जाने की जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों पर होगी और हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बाबा साहब आंबेडकर की, जिन पर अभी बहुत बवाल शेष है। संविधान पर संसद में 4 दिन चर्चा हो गई, 3 दिन आंबेडकर पर हंगामा भी हो गया, लेकिन इतना काफी नहीं है। अब सारी पार्टियां सड़क पर हैं और अगले कई दिन आप भी तैयार रहें सिर्फ और सिर्फ आंबेडकर पॉलिटिक्स देखने के लिए। कैसे कैसे दांव खेले जाने हैं सब अब दिखाई देने लगे हैं। ये 3 तस्वीरें सबूत हैं कि अगले कई दिन तक डॉक्टर अंबेडकर के नाम ही सारा सियासी मसला है। दिल्ली, यूपी से लेकर राजस्थान, हिमाचल तक आज तमाम पार्टियों ने बाबा साहेब के मान सम्मान के नाम पर अपना शनिवार बिताया। जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन कई मुद्दों पर था। इसमें अंबेडकर मुद्दा भी उसने जोड़ दिया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, कहा अमित शाह ने भावनाएं आहत की। शिमला में बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया, कहा अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस ने किया है। ये तो अंबेडकर के नाम पर आज हुआ, कल से क्या होना है वो भी बताएंगे। उससे पहले आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अंबेडकर वाला चुनावी दांव देखिए। केजरीवाल ने आज अंबेडकर स्कॉलरशिप लॉन्च कर दी। कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। आम आदमी पार्टी जानती है कि दिल्ली में 17% दलित आबादी है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल की ये स्कॉलरशिप एक ढोंग है, जल्द ही इसे एक्सपोज करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है, लेकिन दिल्ली में उसको रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के टाइम में कहना कि हम ये कर देंगे, 10 साल क्या झक मार रहे थे। अंबेडकर के अपमान का शोर सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया था। सारा क्रेडिट कहीं केजरीवाल न ले जाए, इसलिए आज कांग्रेस ने भी अपना अंबेडकर राजनीतिक कार्यक्रम जारी कर दिया। 22 और 23 दिसंबर को सारे एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के
हमारे तमाम CWC मेंबर्स पूरे देश में 150 प्रेस वार्ताएं करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे। क्या अंबेडकर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई रेस लगी हुई है? सुनिए इस सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता क्या बोले। व्यक्ति के इतिहास में आरक्षण के लिए क्या बोला था वो भी जानते हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी क्या कहता था वो भी जानते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या क्या कौन कौन थे, कैसे लोकपाल में आरक्षण की विषय में क्या बोला था वो भी आप जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। और दलित राजनीति पर सबसे पुराने कॉपीराइट का दावा बीएसपी करती रही है। मायावती भी स्पेस देने को तैयार नहीं है। बीएसपी ने भी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। अंबेडकर के सवाल पर इंडिया अलायंस और एनडीए खेमे के छोटे दलों ने भी आरोपों की तलवारें भांजनी शुरू कर दी है। मैं संसद में था जब अमित शाह जी अंबेडकर 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 इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये उस व्यक्ति ने कहा है जो देश के गृह मंत्री है, जिनके मानस में संघ की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर जी को चुनाव किसने हरवाया था? कांग्रेस ने हरवाया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान की धज्जी किसने उड़ाई थी? संविधान को दरकिनार करके इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। अंबेडकर के नाम पर चुनावी फ्लो बनाने की ये भी वजह है क्योंकि दिल्ली के बाद 2025 में बिहार में भी चुनाव है। उधर घुसपैठ पहले उन राज्यों में बड़ा चुनावी मुद्दा होता जिनकी सरहदें पड़ोसी देशों से लगती थीं, लेकिन अवैध शरणार्थियों की तरह ही घुसपैठ का मुद्दा भी बॉर्डर से होते हुए अब देश के कई राज्यों का चुनावी मुद्दा बनने लगा है। महीने भर पहले ही झारखंड चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठिए सुर्खियों में थे। अब दिल्ली चुनाव के मुद्दों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ हो चली है। हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह के अपमानित करना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। इस वजह से उनको फैसिलिटीज मिलती है। भाजपा चाहती है उन तक ये फैसिलिटीज ना पहुंचे और इलीगल घुसपैठियों का हम वोट बनने नहीं देंगे। दिल्ली में रोहिंग्या कितने हैं पता नहीं, बांग्लादेशी कितने हैं कोई डेटा नहीं, इनमें कितने शरीफ यानी शरणार्थी हैं और कितने घुसपैठिए ये भी पता नहीं। लेकिन ये पक्का है कि दिल्ली चुनाव में घुसपैठिए भी मुद्दा होंगे। इनके नाम पर भी वोट बांटे जाएंगे और काटे जाएंगे। नागरिकता छीनी जा रही है, पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। राज्यसभा में घमासान से पहले ही केजरीवाल बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे को हवा दे रही थी। जवाब में बीजेपी भी पहले से ही घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही थी। दिल्ली में बढ़ते अपराध और हर झंझट की जड़ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बता रही थी। अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से प्रचार में लगी है। बीजेपी ने पूर्वांचलियों की इन घुसपैठियों से तुलना की है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी इस झूठे शोर में अपना असली रोहिंग्या घुसपैठिया प्रेम दबाना चाह रही है। भाजपा अपनी नकारात्मक राजनीति पर फिर से उतारू है। वो जानबूझ के हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को परेशान करने का काम कर रही है। भाजपा से बेहतर किसको पता है कि रोहिंग्या कहाँ बसाए हैं। इलीगल घुसपैठियों का बन भी गया है, उसको हम कटवा के रहेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल में ताकत है, दम है, तो एक बार अपने मुंह से कहें कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटना चाहिए। दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा गरमाने पर एलजी के आदेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था। उसके बाद से दिल्ली पुलिस इलाकों में जाकर अवैध रूप से बसे लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे नया एंगल दे रही है कि रोहिंग्याओं की जांच के बहाने बीजेपी पूर्वांचलियों के वोट भी कटवा रही है और ये उसका चुनाव का हथकंडा है। जबकि बीजेपी भी आरोप पर कायम है कि आम आदमी पार्टी फर्जी दस्तावेज और आईडी बनवाकर बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अपना वोटर बनवा रही है। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अपना दिमाग ठीक करके बिल्कुल होश में रहो। किसी भी पूर्वांचल के भाई पे अगर कार्रवाई हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। भारत का हर नागरिक कहीं भी वोट बनवाए, वो पूर्वांचल का हो, बंगाल का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का, उसका अधिकार है, बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बनाती है। लेकिन अगर विदेशी घुसपैठियों की छानबीन हो रही है,
उस पर अरविंद केजरीवाल को दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी ने झारखंड में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। रही बात दिल्ली में बसे पूर्वांचलियों की, तो उनका मन अभी पड़ना कठिन है। जो लोकसभा में बीजेपी की तरफ दिखता है और विधानसभा में केजरीवाल की तरफ। वैसे घुसपैठियों के मुद्दे पर केजरीवाल भी फूंक फूंक कर अपने कदम रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस पहले से ही अभियान चला रही है। अब आम आदमी पार्टी के एमसीडी भी एक्शन दिखा रही है। बीजेपी के आरोप खारिज करने के लिए एमसीडी ने भी अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन के निर्देश दे दिए हैं और इसके तहत सभी जोन में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने, शिक्षा विभाग से एमसीडी के स्कूलों में बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने और जन स्वास्थ्य विभाग को जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय सावधानी बरतने के साथ ही अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र न जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज एबीपी न्यूज की टीम भी कालिंदी कुंज इलाके की झुग्गियों में पहुंचकर पड़ताल करने लगी। इन झुग्गियों में शरणार्थी रह रहे हैं या फिर उनके बीच घुसपैठियों ने भी जगह बना रखी है। क्या वाकई इन लोगों ने वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं जैसे कि आरोप हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने यह जानने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग कैमरों से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ एक बुजुर्ग ने कैमरे पर आकर बात की, माना कि वो वर्मा यानी कि म्यांमार से यहां पर आए थे और यहां 12 साल से हैं, लेकिन दस्तावेजों, राशन कार्ड और वोटर आईडी को लेकर सवाल पूछे जाते उसके पहले ही इस बुजुर्ग का दम फूलने लगा और वो फिर चुप हो गया। एमसीडी ने अपने सभी जोन को ये निर्देश जारी किया है कि जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को जो है वो जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके अलावा एमसीडी ने शिक्षा विभाग को भी ये निर्देश जो है वो जारी किया है कि स्कूलों में जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन ना दिया जाए और जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं उनकी पहचान जो है वो जल्द से जल्द की जाए। इसके अलावा एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश दिया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र है जो है वो न जारी किया जाए, ऐसे माता पिताओं की जो है वो पहचान की जाए। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद हैं और ये वही झुग्गियां हैं जहां पर तकरीबन एक हफ्ते के पहले जो है वो दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइव भी जो है वो चलाई थी, जहाँ इसी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आइडेंटिटी कार्ड जो है, पहचान पत्र वगैरह जो है वो भी जांचे गए थे। और वहीं अगर हम इस साउथ ईस्ट जिले की हम बात करें तो इलाके से जो है वो 2 अवैध बांग्लादेशियों को जो घुसपैठियों को की पहचान जो है वो भी की गई थी और उनको डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी जो है वो जारी है। आप कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 7 कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? 12 साल में। 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बर्मा से आए हैं यहाँ। अच्छा, कैसे किस रास्ते से आए हैं? तो उसके बाद निकला 7 बजे का पुलिस भी आई थी। हाँ? क्या पूछा पुलिस ने? कुछ नहीं पूछा। कौन से रास्ते से आए हैं? अरे भाई यार चलो। अरे भाई यार चलो। चलो। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें आपने देख ली। फिलहाल दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। इस खबर के बाद 2 सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। पहला, क्या दिल्ली चुनाव से पहले ईडी फिर एक्शन मोड में है? और दूसरा ये कि क्या कथित शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के चुनाव प्रचार से दूर तो नहीं किए जाने वाले? ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से ब्रेक मिला था, तो उन्होंने इसे कामयाबी बताया था। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। दूसरी बार जब सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ से निकलने और जमानत लेने से नहीं रोक पाई तो केजरीवाल ने इसे न्याय की जीत बताया था। अब जबकि केजरीवाल दिल्ली में चौथी बार सत्ता की तैयारी में है, गलियों बाजारों में घूम घूम कर सभाएं ले रहे हैं, ऐसे में आज फिर अचानक से कथित दिल्ली शराब घोटाले में ईडी एक्शन की खबर आई। खबर ये आई कि एलजी ने ईडी को केजरीवाल पर केस चलाने की मंजूरी दी। केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले में मुकदमा चल सकेगा। ईडी ने मुकदमे की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को पत्र लिखा था। पहले जब भी ऐसा हुआ है, आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया होती थी ये बीजेपी की साजिश है, लेकिन आज उसने केस की मंजूरी को ही नकार दिया, इसे झूठी खबर बताया। कहा सच में मंजूरी मिली है तो ईडी कॉपी दिखाए। आज भी कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई है अब तक। सिर्फ और सिर्फ झूठ
और राजनीति कारणों से ये सारी के सारा षड्यंत्र चलाया जा रहा है और ये बहुत शर्म की बात है। देखिए, ये खबर झूठी है। ऐसी कोई मंजूरी एलजी सक्सेना द्वारा नहीं दी गई अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। अगर दी है तो पहले उसके कागज दिखाएं, कॉपी दिखाएं। ईडी ने कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमे की मंजूरी मांगी थी। इसके समर्थन में कुछ दस्तावेज और एक हार्ड डिस्क दी थी। इसमें ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली। टेलर मेड शराब नीति लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। साउथ ग्रुप के लिए अलग अलग शराब दुकानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की। आम आदमी पार्टी किसी मंजूरी से इनकार कर रही है, लेकिन एबीपी न्यूज को अपने विश्वस्त सूत्रों से वो कॉपी मिली है जिसमें एलजीवी के सक्सेना ने ईडी को केस की मंजूरी देते हुए फाइल को आगे यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज दिया है। बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है और कभी न कभी केजरीवाल को फंसना है, वो बच नहीं सकते। कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है। अगर केजरीवाल जी घोटाले करेंगे, आबकारी नीति में खामियां निकालकर जानबूझ के करप्शन के रास्ते ढूंढेंगे, मुकदमा तो होना ही था। वो क्या सोच रहे थे, मामला रफा दफा हो जाएगा। कथित शराब घोटाले और ईडी एक्शन पर पॉलिटिकल लाइन साफ है। आम आदमी पार्टी इसे एक और चाल बताएगी। बीजेपी को पुराने अदालती झटके गिनाएगी। वहीं बीजेपी के साथ कांग्रेस भी केजरीवाल को फिर से घेरने निकलेगी। पॉलिटिक्स कुछ लोगों के लिए सेवा है, कुछ के लिए पेशा है, कुछ लोगों के लिए यह विशुद्ध चुनावी मनोरंजन भी हो सकता है। इसमें पार्टियां नए नए प्रयोग भी करती रहती हैं। ऐसा ही एक प्रयोग आम आदमी पार्टी कर रही है। पार्टी ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए और उन्हें नेतागिरी सिखाने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने इसका एक टीजर रिलीज किया है। अगर आपकी आम आदमी पार्टी में दिलचस्पी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। संभव है इसमें केजरीवाल बनने के टिप्स दिए जाएं और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नारे भी रटाए जाएं। अगर आपका लीडरशिप में इंटरेस्ट है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लीडर्स कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे चुनावी कैंपेनिंग करते हैं, जनता के मुद्दों को कैसे समझते हैं, टीम्स कैसे बनाते हैं, जनता के साथ सार्थक संवाद कैसे करते हैं, तो आपका मेरी टीम में स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के लिए इस बार मैं जंगपुरा सीट से लड़ रहा हूँ। आप जानते हैं कि शिक्षा से मेरा गहरा जुड़ाव है, इसलिए दिल्ली के युवाओं को मैं चुनाव की अपनी क्लास में आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के युवा आकर मेरे साथ काम करें। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं और चुनाव की मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप विद मनीष सिसोदिया पर आज ही रजिस्टर करें। तो मैं युवाओं को कहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपदा में अफसर कैसे बनाया जाता है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। कोविड के समय जब लोग मर रहे थे उस समय शराब नीति कैसे बनाई जाती है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। कैसे दिल्ली में एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देकर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, रिश्वत ली जा सकती है, तो आप ज्वाइन कीजिए। और कैसे भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अवध ओझा एक पॉपुलर कोचिंग टीचर और मोटिवेटर हैं। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। हो सकता है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम उन्हीं का आइडिया हो, लेकिन इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे। फिलहाल पटपटगंज से उनकी राजनीति की राहें भी काफी ज्यादा कठिन है। वैसे बिना आग के धुआं नहीं होता, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। महाराष्ट्र में इसके ठीक उलट हो रहा है। मामला महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे का है, जहां अगरबत्ती के धुएं को लेकर दो लोगों के बीच जो मारपीट हुई, उससे निकली चिंगारी को मराठी बनाम गैर मराठी की आग में बदलने की कोशिशें होने लगी हैं। महाराष्ट्र के कल्याण की अजमेरा हाउसिंग सोसाइटी में गुरुवार को दो पड़ोसियों के बीच जो भिड़ंत हुई थी वो ठाणे से निकलकर मुंबई जा पहुंची है। कल्याण की सोसाइटी में मारपीट की घटना के बाद अब मुंबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके चलते महाराष्ट्र में एक बार मराठी बनाम गैर मराठी का रंग देने की कोशिश होने लगी। धमकाने वाला शख्स संतोष शिंदे शिवसेना यूबीटी का नेता है, जिसने एक कंपनी में घुसकर गैर मराठी मैनेजर को धमकाना शुरू कर दिया क्योंकि मराठी कर्मचारी ने मैनेजर की शिकायत की। कितने में भारी पड़ेगा? अरे तू किती जणांवर भारी पडणार ते मला सांग आता। पहले ठाणे और अब मुंबई से आई इन्हीं तस्वीरों के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मराठी अस्मिता के नाम पर फडणवीस सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है, जबकि ठाणे में मारपीट के आरोपी गैर मराठी कर्मचारी को एमटीडीसी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो लोग आते हैं बाहर से, हम उनको स्वीकार करते हैं,
लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद उनकी हिम्मत ये बढ़ गई है कि ये मराठी लोगों को ही मुंबई से निकालना चाहते हैं। MTDCचा कर्मचारी आहे, त्याच्यावर FIR नोंद झालेला आहे। तात्काळ निलंबित करण्याची कारवाई या ठिकाणी करण्यात येते आहे। लेकिन मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उत्तर भारतीयों के विरोध के लिए पहले से पहचाने जाने वाले राज ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए सीधे सीधे इन मामूली घटनाओं को मराठी बनाम गैर मराठी का रंग देते हुए कहा, मराठी मानुस जागे वरना उत्तर भारतीय उसके नीचे की जमीन खिसका देंगे। वहीं कल्याण की हाउसिंग सोसाइटी में हुई मारपीट में घायल हुए अभिजीत शिंदे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिंदे के परिजनों और करीबियों ने पुलिस पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाते हुए आरोपी अखिलेश शुक्ला की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए हैं। थाने में मराठी और गैर मराठी के बीच मारपीट की वारदात के बाद इलाके में ये होर्डिंग लगाकर मराठियों से गैर मराठियों के बहिष्कार की अपील की गई है। आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पीएम मोदी 2 दिन के कुवैत दौरे पर हैं। आपको बताते चले, इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कुवैत के दौरे पर हैं। 2 दिन के इस दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने कुवैत से भारत के रिश्तों को नए आयाम देने के लिए अपने कदम बढ़ाए। प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 आज कुवैत में उतरा। 43 साल के लंबे इंतजार के बाद दुनिया इस पल की गवाह बनी है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत की धरती पर कदम रखे। इस ऐतिहासिक मौके पर शाही अंदाज में उनका स्वागत किया गया। मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। एयरपोर्ट से पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां उन्हें देखने के लिए भारतीय समुदाय की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में तिरंगे लिए बड़े बुजुर्ग और छोटे हर उम्र के भारतवंशी नजर आए। किसी ने हाथ मिलाया तो किसी ने ऑटोग्राफ लिए। पीएम मोदी के लिए भारतीय कलाकारों की तरफ से खास कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें केरल से लेकर तमिलनाडु की छाप नजर आई। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। आईटी से लेकर छोटे छोटे कामों में भारतीयों की तादाद यहाँ काफी है। गल्फ वर्कर कैंप में पीएम मोदी ने भारतवंशियों के साथ नाश्ता किया। इसके बाद प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उनकी उपलब्धियों को नमन किया। कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है और इसलिए मैं आज यहाँ सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूँ, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। अमीर शेख शाल अल अहमद के आमंत्रण के बाद पीएम मोदी कुवैत पहुंचे। अमीर से मुलाकात के साथ ही पीएम मोदी वहां के प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। कुवैत रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस दौरे की अहमियत बताई। कुवैत को भारत का व्यापारिक और ऊर्जा साझेदार होने के साथ साथ दोनों के मजबूत रिश्ते पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी जरूरी बताए हैं। और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। रूस के कजान में अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ है। जैसे साल 2001 में अमेरिका में 2 प्लेन आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे, वैसे ही रूस में 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से 6 ड्रोन टकराए। रूस अब यूक्रेन पर आतंकी हमले का आरोप लगा रहा है। ये रूस में 5 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा हमला है। एक के बाद एक कई ड्रोन आए और रूस की बिल्डिंगों में घुसते चले गए।
कजान की ऊंची ऊंची रिहायशी बिल्डिंगों पर हुए हमले के इन वीडियोस ने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। बताया गया कि सुबह करीब 7:40 से लेकर 9:20 के बीच कजान शहर में 8 ड्रोन आए थे, जिनमें से 6 ड्रोन ने बिल्डिंग को तबाह किया, एक ने वहां के इंडस्ट्रियल एरिया पर निशाना साधा और एक नदी में गिर गया। संभवतः साल 2001 के बाद पहली बार किसी देश पर इस तरह का हमला हुआ है। ड्रोन से हुए हमले ने अमेरिका के 9/11 हमले की याद दिला दी। इस वक्त अल-कायदा के आतंकियों ने हवाई जहाजों से न्यूयॉर्क में हमला किया। अब रूस के कजान में रिहायशी बिल्डिंग से ड्रोन टकराए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। यूक्रेन पर शक इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि एक रात पहले ही रूस ने कहा था कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की तरफ से भेजे गए 20 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसके अगले ही दिन रूस के अंदर ड्रोन्स ने पुतिन की साख को चैलेंज कर दिया। अगर ये ड्रोन वाकई यूक्रेन की तरफ से आए हैं तो ये रूस की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि कजान और यूक्रेन बॉर्डर की हवाई दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो अगर सुबह करीब 7:40 से लेकर 9:20 के बीच करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हवाई सफर करके 8 ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर से उड़कर कजान में आए और बिल्डिंगों को तबाह कर दिया, तो रूस की सेना क्या कर रही थी? अदम्य साहस का दम भरने वाली उनकी एयरफोर्स क्या कर रही थी? सवाल इसलिए भी गहरे होते हैं क्योंकि बीते एक हफ्ते में रूस के अंदर 2 बड़े हमले हो गए। 17 तारीख को मॉस्को में पुतिन के घर के पास धमाका हुआ और रूस की सेना के न्यूक्लियर चीफ को मार दिया गया। आज रूस की बिल्डिंग पर ड्रोन घुस गया और तबाही मचा दी। हालांकि आज के हमले में किसी की मौत नहीं हुई है। इससे पहले पुतिन पर भी हमले की कोशिशें हुई और इन सब के पीछे रूस ने हमेशा यूक्रेन का हाथ बताया है। इन हमलों पर रिएक्ट करते हुए यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने हमलों पर बदला लेने की बात कही। अब ये बदला कितना बड़ा और घातक होगा, दुनिया की नजर इसी पर टिकी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जर्मनी में नरसंहार की कोशिश की। सऊदी अरब के एक डॉक्टर ने जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में सैकड़ों लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे के बाद से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ के बीच दंदनाती हुई तेज रफ्तार कार। विचलित कर देने वाली यह तस्वीर जर्मनी के मैग्डेबर्ग की है, जहां के बाजार में लोग क्रिसमस की शॉपिंग के लिए उमड़े हुए थे। तभी एक तेज रफ्तार कार भीड़ के बीच दाखिल हुई और लोगों को कुचलते हुए भागती चली गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोगों को बचने का भी वक्त नहीं मिला। कार आगे बढ़ती गई और लोग बस अपनी जगह से एक हाथ ही दाएं या बाएं मुड़ पाए। कार ने भीड़ को इतनी बुरी तरह रौंदा कि जब कार वहां से निकली तब तक 60 लोग घायल हो चुके थे। इनमें से कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पलक झपकते ही दर्जनों लोगों को कार से रौंदने वाला सऊदी मूल का 50 साल का एक डॉक्टर है, जिसने जर्मनी में ही शरण ले रखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर डॉक्टर 2006 में सऊदी अरब से जर्मनी आया। यहां आकर उसने जर्मनी की नागरिकता भी ले ली। वो हमले वाले शहर से 40 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस कर रहा था। उसने हमला करने के लिए किराए की कार ली थी। हमले के फौरन बाद पुलिस ने उस डॉक्टर की गाड़ी का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। कार को रोककर पुलिस ने हमलावर को बाहर निकालकर हिरासत में लिया। बाद में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी उस जगह पहुंचे जहां कार से लोगों को कुचलने की घटना हुई। स्थानीय प्रशासन ने इसे आतंकी हमला नहीं माना है। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि सऊदी का वो डॉक्टर इस हमले में अकेला ही था। हालांकि उसने हमला क्यों किया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हमले के बाद अब जर्मनी पुलिस मैग्डेबर्ग शहर में छापेमारी कर रही है। एहतियात के तौर पर कई जगहों पर क्रिसमस के बाजार बंद करवा दिए गए हैं।
और अब इस बात की जांच हो रही है कि क्या ये घटना सोची समझी साजिश थी या जानबूझकर अंजाम दिया गया कोई लोन वुल्फ अटैक। अब आगे बढ़ते हुए बात कनाडा की करेंगे, जहां पर पीएम ट्रूडो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गठबंधन के साथ ही उनका साथ छोड़ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। ऐसे में सवाल यह है क्या ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है? पूरी दुनिया नए साल की तैयारियों में लगी है, लेकिन हो सकता है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ओटावा में प्रधानमंत्री निवास से सामान समेटने की तैयारी में लगना पड़े, क्योंकि नए साल की शुरुआत में ही जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। कनाडा में गठबंधन सरकार के साथ ही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रूडो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने एक चिट्ठी जारी की है। लिखा, जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री के तौर पर अपने काम में फेल हुए। हमारी पार्टी सरकार को गिराने के लिए मतदान करेगी। जस्टिन ट्रूडो चौतरफा घिर चुके हैं। उनकी खिलाफत खुद पार्टी के सदस्य करने लगे हैं। सरकार का नंबर गेम गड़बड़ा गया है। कनाडा हाउस में ट्रूडो 153 सदस्यों की मदद से सत्ता में आए थे, लेकिन अब 60 सदस्य ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। कनाडा के अंदरूनी हाल ही नहीं, ट्रूडो की इंटरनेशनल नाकामियां भी उन्हें पद से हटाने का माहौल बना रही है। जनहित में बात अब राजस्थान की एक 13 साल की लड़की की, जो सोशल मीडिया के स्टार बन गई है। क्रिकेट खेलने वाली सुशीला मीणा के एक वीडियो ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज इस बच्ची की तुलना जहीर खान से हो रही है, और वो भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उसे ये खिताब दिया है। ठीक जहीर खान जैसा रनअप, ठीक उन्हीं के जैसा जंप और जहीर जैसा ही एक्शन। राजस्थान की 13 साल की सुशीला की तुलना दिग्गज भारतीय गेंदबाज जहीर खान से हो रही है। इंटरनेट की दुनिया मानती है कि सुशीला के अंदर जहीर जैसी गेंद फेंकने का टैलेंट है। जहीर से सुशीला की तुलना खुद सचिन तेंदुलकर ने की। इसके बाद तो मानो 5वीं क्लास में पढ़ने वाली और बेहद साधारण परिवार से आने वाली सुशीला को बधाई देने वालों का तांता लग गया। जिस राजस्थान की जमीन से उसका टैलेंट निकला, वहां के डिप्टी सीएम ने सुशीला को वीडियो कॉल किया। दिया कुमारी ने सुशीला को हर संभव मदद देने का वादा किया। अपने टैलेंट से इंटरनेट को अपना मुरीद बनाने वाली सुशीला 5वीं क्लास में पढ़ती हैं। लोगों की बधाइयां पाकर मासूम सुशीला खुश है, तो उसके माँ बाप और कोच को उस पर गर्व है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे बॉलिंग करना सिखाया। मैं टीवी में देखती थी, तो मैंने भी सोचा पढ़ाई के साथ साथ बॉलिंग भी, बैटिंग वो भी सीख लूं। बेटी को रुचि है क्रिकेट में खेलने के, शुरू से खेलती है। फिर हमने तो उसको कभी रोका नहीं, रोक टोक में किया नहीं है, को उसको खेलने के लिए भेजा करते थे। हमारी काम कैसा भी हो, हम गरीब ही है, हमें तरफ से तो ऐसा खावी जो उसको पूरा कराए उसका नहीं है, लेकिन कैसे भी करे मजदूरी करके उसको बॉल लाके देते थे और खेलती थी। सरकार से बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, नाम गांव का रोशन करना है, बेटी का रोशन करना है, घर का रोशन करना है, परिवार का रोशन करना है। साधारण परिवार की सुशीला के असाधारण टैलेंट को अब पंखों की जरूरत है। कई नेताओं ने सुशीला को अच्छी सुविधाएं दिलाने की मांग की है। इंटरनेट में सुशीला का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उससे अच्छी सुविधा दिलाने की मांग की है। अक्सर सुशीला जैसे होनहार बच्चे लाइमलाइट में तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें असली जरूरत होती है लंबे सपोर्ट की। यहां भी ऐसा हो सकता है वो जहीर से भी आगे निकल जाए। इसी उम्मीद के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।